नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज में हम भारत में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लासेस इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के मध्यम वर्ग की, और खासकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो एक नया मध्यम वर्ग उभरा है उसकी। ये एक काफ़ी दिलचस्प और ज़रूरी विषय है। देखिए, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये नया मिडिल क्लास पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज का एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही चर्चित हिस्सा बन गया है। सोशल साइंटिस्ट से लेकर मार्केटर्स तक सबकी नज़र है इस पर। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। वैसे तो इंडियन मिडिल क्लास कोई नया फिनोमिनन तो नहीं है। इस पर पहले भी काफ़ी काम हुआ है, एकेडमिक स्टडीज़ हुई हैं। लेकिन हाँ, हाल के वर्षों में, खासकर 1990s के उदारीकरण के बाद जो बदलाव आया है, उसने सोशल साइंटिस्ट का ध्यान इस नए मध्यम वर्ग के उभार पर ज़्यादा खींचा है। ये समझना ज़रूरी है कि ये नयापन आखिर है क्या इसमें। बिल्कुल। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ी पुरानी समझ से, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। बीबी मिश्रा की एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्टडी है इस पर, है ना? आज़ादी के दौर में या उससे पहले मध्यम वर्ग का मतलब क्या समझा जाता था? हाँ, मिश्रा जी की स्टडी जो कॉलोनियल पीरियड और आज़ादी के तुरंत बाद के समय पर फोकस करती है, वो बताती है कि उस वक्त का जो भारतीय मध्यम वर्ग था, वो मुख्य रूप से उन लोगों से बना था जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा मिली थी और जो नए तरह के प्रोफेशंस या नौकरियों से जुड़े थे। ये वो तबका था जो आप कह सकते हैं पुरानी जमींदारी व्यवस्था और नई पश्चिमी शिक्षा के बीच, हाँ, उसके बीच उभर रहा था। अच्छा, किस तरह के लोग थे इसमें शामिल? क्या सिर्फ पढ़े लिखे बाबू लोग जैसे हम सोचते हैं अक्सर? नहीं, सिर्फ वो नहीं। देखिए, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स तो थे ही, जैसे सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सोचिए उस जमाने के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या क्लर्क, उनका एक अलग ही सामाजिक रुतबा था। फिर वकील, लॉयर्स, कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज टीचर्स और डॉक्टर। ये प्रोफेशंस तो सीधे तौर पर पश्चिमी शिक्षा और मॉडर्नाइजेशन से जुड़े थे। लेकिन मिश्रा का विश्लेषण सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। अच्छा, और कौन थे फिर? उन्होंने इसमें परंपरागत व्यापारियों, मर्चेंट्स को भी रखा, जो अपना कारोबार सदियों से करते आ रहे थे। साथ ही मॉडर्न ट्रेडिंग फर्म्स के एजेंट्स, जैसे किसी बड़ी ब्रिटिश या भारतीय कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। बैंकिंग और ट्रेडिंग फर्म्स में काम करने वाले सैलरीड एग्जीक्यूटिव्स भी, वो भी इसी कैटेगरी में थे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मध्यम दर्जे के किसान मालिकों, पेजेंट प्रोप्राइटर्स, जिनके पास अपनी जमीन थी और वो खुद या मजदूरों से खेती करवाते थे, और रेंटियर्स, यानी वो लोग जिनकी आमदनी किराए या ब्याज से होती थी, उन्हें भी मध्यम वर्ग का हिस्सा माना। तो ये सिर्फ व्हाइट कॉलर सैलरीड क्लास नहीं था, इसमें बिजनेस, जमीन और पूंजी से जुड़े लोग भी शामिल थे। काफी डाइवर्स ग्रुप था ये असल में। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब उस वक्त का मिडिल क्लास काफी मिला जुला था, सरकारी बाबू से लेकर दुकानदार, छोटे जमींदार और नए प्रोफेशंस वाले लोग भी। और ये धारणा, ये समझ, ये काफी समय तक चलती रही होगी, है ना? इसी आधार पर शायद आजादी के बाद की शुरुआती नीतियों में मध्यम वर्ग के रोल को देखा गया होगा। वो सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, मास्टर जी का सम्मान, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और उस दौर के मध्यम वर्ग के चरित्र को लेकर एक और बात कही जाती है। सोर्सेज बताते हैं कि आज़ादी के शुरुआती सालों में इस मिडिल क्लास के लिए भौतिक चीज़ों, मटेरियल परसूट्स के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी था देश के प्रति एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, एथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। एक तरह का आइडियलिज्म था, आप कह सकते हैं। राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग का जज्बा था। हाँ, वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली भावना। मुझे याद है मेरे दादाजी भी ऐसी बातें करते थे। एक गरीब देश में शायद दिखावा करना वैसे भी ठीक नहीं समझा जाता था। बिल्कुल, ज्यादा मटीरियलिस्टिक होना या फिजूल खर्ची करना, जिसे सोर्सेज में एग्जिबिशनिज्म कहा गया है, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। संयम, रिस्ट्रेंट बरतना एक गुण था। पुरानी पीढ़ी के लोग अक्सर बताते हैं कि कैसे कम संसाधनों में गुजारा करने और बचत पर जोर दिया जाता था। जरूरत और इच्छा के बीच एक साफ लकीर थी। लेकिन फिर हवा बदली, चीजें बदलने लगीं, खासकर 90 के दशक के बाद। हाँ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पवन वर्मा की किताब आई, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। हाँ। उसने तो एक बड़ी बहस छेड़ दी थी उस समय। हाँ, पवन वर्मा ने अपनी किताब में इसी बदलाव को रेखांकित किया। उन्होंने काफी तीखी आलोचना करते हुए ये आर्ग्यू किया कि भारतीय मध्यम वर्ग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है।
उसका ध्यान देश की बड़ी समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, इनसे हटकर सिर्फ अपने निजी स्वार्थों, प्राइवेट इंटरेस्ट्स, अपनी तरक्की, अपने कंजम्पशन पर, उसी पर केंद्रित होता जा रहा है। वर्मा ने इसे एक तरह का नैतिक पतन, मॉरल डिक्लाइन भी कहा। इसी बहस के दौरान नए मध्यम वर्ग, न्यू मिडिल क्लास का विचार और ज्यादा मजबूती से उभरा। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिनका नजरिया, जिनकी जीवन शैली बदली हुई लग रही थी। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी महसूस होती है ना? पारिवारिक बातचीत हो या दोस्तों की गपशप, पहले शायद देश का क्या होगा या समाज में क्या चल रहा है, इन पर ज्यादा बहस होती थी। अब शायद फोकस शिफ्ट हो गया है। लेटेस्ट फोन कौन सा है, कौन सी कार लेनी है, बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है, नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ की हो। एस्पिरेशंस ज्यादा पर्सनल और मटेरियल हो गई हैं। और यही बदलाव हमें नए मध्यम वर्ग के कोर आइडिया तक लाता है। ये नया मध्यम वर्ग सीधे तौर पर कंज्यूमरिज्म की संस्कृति से जुड़ा है, जिसे 1990 के दशक में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने जबरदस्त बढ़ावा दिया। जैसे ही अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी निवेश आया, बाजार बदला, वैसे ही इस वर्ग का चरित्र भी बदलने लगा। कैसे? मतलब लिबरलाइजेशन ने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा बदलाव आ गया? देखिए, लिबरलाइजेशन ने 2-3 बड़े काम किए। एक, इसने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इन कंपनियों को भारत के करोड़ों लोगों में एक बड़ा बाजार, एक साइजेबल मार्केट दिखा, खासकर उभरते हुए मध्यम वर्ग में। दूसरा, इसने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कम किए, जिससे विदेशी सामान आसानी से उपलब्ध होने लगा। तीसरा, इसने मीडिया, खासकर सैटेलाइट टेलीविजन को फैलाया। इन सब का मिला-जुला असर हुआ। हाँ, वो दौर याद है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है। अचानक से कोका कोला, पेप्सी जैसे ब्रांड्स हर नुक्कड़ पर दिखने लगे, गाड़ियों के नए नए मॉडल्स आने लगे। एम्बेसडर और फिएट के बाद मारुति 800 ने जैसे क्रांति ला दी थी। फिर उसके बाद तो लाइन लग गई। विदेशी ब्रांड्स के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, सब कुछ दुकानों में सज गया। इसने लोगों की इच्छाओं और डिजायर्स को जैसे पंख लगा दिए। और जैसा आपने कहा, इसमें मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया और टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ रहा। सोर्सेस साफ तौर पर कहते हैं कि मीडिया ने विज्ञापनों, एडवर्टाइजिंग इमेजेस के जरिए शहरी मध्यम वर्ग की एक खास छवि गढ़ी। एक एफ्लुएंट कंज्यूमर की छवि, ऐसा उपभोक्ता जिसके पास खर्च करने को पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, जो मॉडर्न है, जिसकी जीवन शैली पश्चिमी देशों जैसी है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करता है। वो विज्ञापन क्या कमाल के होते थे। मतलब खुशहाल परिवार नई वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहा है, बच्चे इंपोर्टेड ब्रेकफास्ट सीरियल खा रहे हैं, पूरा परिवार नई चमचमाती कार में घूमने जा रहा है, घर में बड़ा सा कलर टीवी है जिस पर क्रिकेट मैच चल रहा है, फ्रिज कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट से भरा है, सबने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। इन तस्वीरों ने लोगों के मन में एक एस्पिरेशन पैदा की, हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। पहले शायद फोकस बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर था, अब लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की चाहत सर्वोपरि हो गई। निश्चित रूप से। और इसका ठोस असर जमीन पर दिखा भी। सोर्सेज बताते हैं कि सेल फोन जो बाद में स्मार्टफोन बन गए, कार, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, एसी, माइक्रोवेव ओवन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं, कंज्यूमर आइटम्स का तेजी से फैला हुआ। इन चीजों का ओनरशिप ही जैसे नए मध्यम वर्ग में शामिल होने का प्रतीक बन गया। ये चीजें अब सिर्फ अमीरों की बपौती नहीं रहीं, मिडिल क्लास भी इन्हें खरीदने लगा, भले ही उसके लिए ईएमआई का सहारा लेना पड़े। हाँ, कितना बड़ा शिफ्ट है ये। सोचिए, किसी घर में पहला फ्रिज या टीवी आना कितनी बड़ी घटना होती थी। पहले पूरे मोहल्ले में किसी एक घर में लैंडलाइन फोन होता था और सारे जरूरी कॉल वहीं से होते थे। आज हर सदस्य के पास अपना स्मार्टफोन है। पहले स्कूटर या साइकिल होती थी, अब कार आम बात है। कई घरों में तो 2-2 कारें हैं। एसी अब लग्जरी नहीं, जरूरत माना जाने लगा है, कम से कम शहरों में तो बिल्कुल। ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि ये जो नयापन, न्यूनेस है इस मिडिल क्लास में, इसका मतलब क्या है? क्या मध्यम वर्ग का सामाजिक आधार, सोशल बेसिस ही बदल गया है? यानी क्या पूरी तरह से अलग सामाजिक समूह, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लोग इसमें आ गए हैं, इसलिए ये नया है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। क्या कॉम्पोजिशन बदला है? मतलब कौन लोग हैं ये नए मिडिल क्लास? देखिए, सोर्सेज इस पर एक न्यूआंस्ड पॉइंट रखते हैं। उनका कहना है कि नयापन सामाजिक आधार में किसी भारी भरकम बदलाव, रैडिकल शिफ्ट इन सोशल कॉम्पोजिशन से ज्यादा एक नई विचारधारा, आइडियोलॉजी और नई सामाजिक प्रथाओं,
सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ टेस्ट एंड कंजम्पशन को अपनाने में है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने मध्यम वर्ग वाले लोग पूरी तरह गायब हो गए और बिल्कुल नए लोग आ गए, बल्कि जो लोग मध्यम वर्ग में हैं, क्या वो पहले से थे या नए आए हैं, उनकी सोच, उनकी वैल्यूज, उनकी पसंद नापसंद और उनके जीने का तरीका बदल गया है। एक नया कल्चरल स्टैंडर्ड स्थापित हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ज्यादातर माइंडसेट और लाइफस्टाइल का बदलाव है, सोचने और जीने के तरीके का। हाँ, काफी हद तक। सोर्सेज इशारा करते हैं कि दो पुरानी वैल्यूज पीछे छूट गई हैं। एक ऑस्टेरिटी, मितव्ययिता यानी कम खर्ची और सादगी, और दूसरी स्टेट प्रोटेक्शन पर निर्भरता, जैसे वो पक्की सरकारी नौकरी वाली मानसिकता। पहले बचत करना, पैसे सोच समझकर खर्च करना, इसे गुण माना जाता था। आज लिव लाइफ किंग साइज या योलो, यू ओनली लिव वंस जैसी सोच ये ज्यादा हावी है। पहले सरकारी नौकरी सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित मानी जाती थी। आज प्राइवेट सेक्टर की हाई पेइंग जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क लेना, इन्हें ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सिक्योरिटी से ज्यादा एस्पिरेशन पर जोर है। और कंजम्पशन पैटर्न्स में तो जबरदस्त बदलाव आया है। टेस्ट बिल्कुल बदल गए हैं। सही कहा, बिल्कुल। नए तरह के टेस्ट और कंजम्पशन पैटर्न्स हावी हो गए हैं। जैसे बाहर खाना खाने का चलन, ईटिंग आउट कल्चर कितना बढ़ गया है। पहले रेस्टोरेंट जाना किसी खास मौके जैसे जन्मदिन या सालगिरह पर होता था। आज वीकेंड पर बाहर खाना, दोस्तों के साथ कैफे हॉपिंग या स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करना बिल्कुल आम बात है। हर दूसरे दिन ब्रांड्स को लेकर ऑब्सेशन, कपड़े, जूते, घड़ी, फोन सब ब्रांडेड चाहिए, भले ही महंगा हो। लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए लोन लेना, घर और गाड़ी के लिए तो लोन पहले भी लेते थे, अब छुट्टियों पर जाने, महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए भी लोन लिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदल गए हैं। सिर्फ पीपीएफ, एफडी या एलआईसी पर निर्भर न रहकर लोग म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट में ज्यादा एक्टिव हो गए। ये सब उसी बदली हुई आइडियोलॉजी और लाइफस्टाइल का प्रतिबिंब है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ चिंताएं भी हैं। इस नए मध्यम वर्ग की आलोचना भी तो होती है, और काफी जायज कारणों से होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज दो मुख्य आलोचनाओं, क्रिटिक्स का जिक्र करते हैं। पहला, इस बढ़ते कंज्यूमरिज्म का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। सोचिए, जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर होंगी, उतना ज्यादा ट्रैफिक जैम और एयर पोल्यूशन होगा। जितने ज्यादा एसी इस्तेमाल होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट का पहाड़ खड़ा हो रहा है। हर कुछ समय में नया फोन, नया लैपटॉप, नया टीवी लेने की होड़ है। इस लाइफस्टाइल का पर्यावरण पर कितना भारी बोझ पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो बहुत गंभीर बात है, सच में। और दूसरी आलोचना क्या है? दूसरी आलोचना है देश की बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्याओं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के प्रति बढ़ती उदासीनता, ग्रोइंग इंडिफरेंस। समस्याएं जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सामाजिक असमानता। ऐसा कहा जाता है, जैसा पवन वर्मा ने भी इशारा किया था, कि ये नया मध्यम वर्ग अपनी एस्पिरेशनल दुनिया में इतना खो गया है कि उसे देश की इन बुनियादी समस्याओं से कोई खास सरोकार नहीं रह गया है। वो अपने गेटेड कम्युनिटी में सुरक्षित रहना चाहता है, मॉल में शॉपिंग करना चाहता है, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया की सच्चाइयों से आंखें मूंद लेना चाहता है। हाँ, ये विरोधाभास दिखता है, बिल्कुल। ट्रैफिक जाम की शिकायत सब करते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के बजाय बड़ी एसयूवी खरीदना चाहते हैं। पानी की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी रोज धोने से परहेज नहीं। बिजली कटौती पर सरकार को कोसते हैं, लेकिन घर में 4-4 एसी चलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर शायद किसी मुद्दे पर 2-4 लाइन लिखते हैं, उसे स्लैक्टिविज्म कहते हैं शायद, लेकिन जमीनी स्तर पर समाज के लिए कुछ ठोस करने का जज्बा या शायद समय, दोनों कम हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण क्रिटिक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग उदारीकरण के समर्थक हैं, प्रोपोनेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, या जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करते हैं, वो इस नए मध्यम वर्ग को अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा, वो इसे कैसे देखते हैं? जरूर पॉजिटिव लाइट में देखते होंगे। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि लिबरलाइजेशन के समर्थक इस नए मध्यम वर्ग को एक ग्लोबलाइजिंग इंडिया के लिए एक आइडियलाइज स्टैंडर्ड की तरह पेश करते हैं। उनके लिए ये वर्ग प्रगति, प्रोग्रेस, आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस, गतिशीलता, डायनामिज्म और बढ़ती अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इकोनॉमी का प्रतीक है। ये वो नैरेटिव है कि भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है और ये नया मध्यम वर्ग अपनी बढ़ती परचेजिंग पावर, अपनी स्किल्स और अपनी ग्लोबल आउटलुक के साथ इस ग्रोथ का इंजन है। हाँ, ये तर्क भी अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई जब लोग खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे,
तभी तो चीजें बनेंगी, डिमांड पैदा होगी, फैक्ट्रीज चलेंगी, जॉब्स पैदा होंगी और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इस नजरिए से देखें तो ये कंज्यूमरिज्म अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं बल्कि जरूरी है। प्रिसाइसली, बिल्कुल यही तर्क है। तो आप देख सकते हैं कि इस नए मध्यम वर्ग को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के विचार या मत मौजूद हैं। एक दृष्टिकोण इसे बढ़ते स्वार्थ, सामाजिक अलगाव, सोशल एपैथी और पर्यावरणीय विनाश से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण इसे भारत की तरक्की, आधुनिकता, मॉडर्निटी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव के एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, या शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे भारत का मध्यम वर्ग, जिसे बीबी मिश्रा ने आजादी के समय मुख्यतः सरकारी नौकरों, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों और कुछ किसानों रेंटियर्स के एक मिले-जुले समूह के रूप में देखा था, और जिसमें शुरुआती वर्षों में सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी वैल्यूज पर जोर था, वो 1990 के दशक के उदारीकरण, बाजार के खुलने और मीडिया के प्रभाव में एक नए, ज्यादा उपभोक्तावादी चरित्र, कंज्यूमरिस्ट कैरेक्टर की ओर शिफ्ट हो गया है। हाँ, और ये नयापन, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, मुख्य रूप से एक बदली हुई विचारधारा, आइडियोलॉजी, नई जीवन शैली, लाइफस्टाइल और उपभोग के बदलते तरीकों, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन में ज्यादा झलकता है, बजाय इसके कि इस वर्ग की सामाजिक संरचना, सोशल कॉम्पोजिशन में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ गया हो। ऑस्टेरिटी और स्टेट प्रोटेक्शन की पुरानी वैल्यूज की जगह अब एस्पिरेशन, कंजम्पशन और इंडिविजुअलिज्म ने ले ली है, जिसके अपने फायदे भी हैं और हाँ, गंभीर नुकसान भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास को एक कंसेप्चुअल स्ट्राटम के तौर पर, अर्बन स्ट्राटा ऑफ क्लास स्ट्रक्चर में। ये काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ बिल्कुल। मतलब ये मिडिल क्लास है क्या चीज, कहाँ से टपकी और इसके इतने अलग अलग रूप क्यों हैं, इंडिया में तो खास तौर पर। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और इंडिया में इसके क्या मायने हैं। देखो, इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में, जब क्लास का मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अच्छा। उससे पहले सोसाइटी अलग तरह से बनती थी, जागीरदार थे, किसान थे, ऐसी कैटेगरीज थीं। लेकिन फैक्ट्रीज आईं, शहर बने, तो नए सोशल ग्रुप्स उभरे, और सोशल स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन टिपिकली मानी जाती है प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास, यानी सीधे शब्दों में अमीर वर्ग। हाँ, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं। हाँ बिल्कुल। और वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग, जो अपना लेबर बेचते हैं, उनके बीच में ये बीच वाले लोग थे एक तरह से। तो मतलब स्ट्रक्चरली बीच में, न पूरे मालिक न पूरे मजदूर। हाँ। और इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे थोड़ा मैनेजमेंट का काम भी कर लिया, थोड़ी अपनी स्किल्स या मेहनत भी बेच दी मार्केट में। एग्जैक्टली, यही इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी है। और मैक्स वेबर जैसे बड़े थिंकर्स ने तो इसे कैपिटलिज्म का एक पॉजिटिव आउटकम माना था। अच्छा, पॉजिटिव। हाँ, उनका कहना था कि मिडिल क्लास का उभरना इस बात का साइन है कि पॉवर्टी कम हो रही है, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एक तरह से ये उम्मीद का सिंबल था। इंटरेस्टिंग। कि 1959 की एक काफ़ी फेमस मल्टीनेशनल स्टडी ने भी कंफर्म किया था। उन्होंने 8 इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को स्टडी किया और पाया कि हाँ, मिडिल क्लास बढ़ रही है। यहाँ तक कि गोल्डथॉर्प और लॉकवुड ने ब्रिटेन में एफ्लुएंट वर्कर की बात की थी। एफ्लुएंट वर्कर, ये क्या टर्म है? यानी वो वर्कर जो अब थोड़ा बेटर ऑफ हो गया है, जिसकी इनकम बढ़ गई है, वो शायद एक स्कूटर खरीद सकता है, घर में टीवी आ गया है, मतलब मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग, एफ्लुएंट वर्कर, वो वर्कर जिसके पास अब थोड़ा पैसा आ गया है, समझ गया। और इन मिडिल क्लास लोगों की लाइवलीहुड कैसे चलती है? जैसे आपने कहा, अपनी मेंटल या फिजिकल लेबर मार्केट में बेचकर, मतलब स्किल्स, एजुकेशन या फिर ऑफिस में बैठकर काम करना। हाँ, वही इनका प्राइमरी तरीका है अपनी रोजी रोटी कमाने का। ये अपनी नॉलेज, अपनी डिग्री, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को मार्केट में ऑफर करते हैं। लेकिन वर्किंग क्लास की तरह ये कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है कि सब एक जैसे हों। राइट। ये बहुत ही हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसमें जबरदस्त डाइवर्सिटी है। सोचो ना, इंडिया में ही एक सरकारी क्लर्क भी मिडिल क्लास में आ सकता है, एक स्कूल टीचर भी, एक छोटा दुकानदार भी, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जो लाखों कमा रहा है, वो भी। हाँ वो भी। इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है कि यहाँ से शुरू, यहाँ पर खत्म। इनकम लेवल, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, सब कुछ बहुत वेरी करता है। और इसी हेट्रोजेनिटी की वजह से
अलग-अलग स्कॉलर्स के इस पर काफी अलग-अलग व्यूज हैं कि आखिर ये है कौन, इसको डिफाइन कैसे करें। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम्म अलग-अलग व्यूज, हम्म ये समझना जरूरी है। जैसे कि सोर्स में डैरेनडॉर्फ का जिक्र है, हम्म उन्होंने क्या देखा इस मिडिल क्लास में, उनका क्या टेक था? हाँ, डैरेनडॉर्फ ने इसको काफी क्लोजली देखा। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास ऑक्यूपेशंस पहले की रूलिंग क्लास से स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने अलग-अलग पॉसिबिलिटीज देखी। एक व्यू था कि मिडिल क्लास असल में कैपिटलिस्ट क्लास का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन। कैसे? सोचो, कंपनी के मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, वो हैं तो एम्प्लॉइज, लेकिन वो ओनर्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, तो एक तरह से वो कैपिटल की ही पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके। दूसरा व्यू था कि नहीं, ये फंडामेंटली वर्किंग क्लास का ही एक्सटेंशन है। अच्छा, वो कैसे? सोचो, वाइट कॉलर वर्कर्स, ऑफिस में बैठने वाले बाबू लोग हैं, तो एम्प्लॉइज ही, उनके पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, वो भी अपनी मेंटल लेबर बेच रहे हैं, उन्हें भी जॉब इनसिक्योरिटी का डर है। बस फर्क ये है कि वो हाथ से काम करने वाले वर्कर की जगह डेस्क पर काम करते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। एक्सटेंशन किसका, कैपिटलिस्ट का या वर्कर का? यही तो। कभी लगता है सिस्टम के साथ हैं, कभी लगता है सिस्टम से परेशान है। हाँ, यही तो सारा खेल है। इसी कंफ्यूजन में इसकी असलियत छुपी है। एक तीसरा व्यू ये भी था कि भाई कोई एक मिडिल क्लास है ही नहीं। मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, मतलब एक सिंगल एंटिटी के तौर पर नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग ग्रुप्स हैं जिनके इंटरेस्ट्स ऑपोजिट हो सकते हैं। एक तरफ हैं ब्यूरोक्रेट्स और मैनेजर्स, जिनके पास रूलिंग क्लास जैसी अथॉरिटी है, वो रूल्स बनाते हैं, पावर एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरी तरफ है रूटीन वाइट कॉलर वर्कर्स, क्लर्क्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिनकी क्लास सिचुएशन तो फंडामेंटली प्रोलेटेरियन यानी वर्किंग क्लास जैसी ही है, बस कॉलर सफेद है और हाथ गंदे नहीं होते। ठीक है। और फाइनली लॉकवुड जैसे थिंकर्स ने इसे डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज किया, स्ट्रक्चरली एम्बिवेलेंट सिचुएशन। स्ट्रक्चरली एम्बिवेलेंट मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां आप न पूरी तरह इधर के हो न पूरी तरह उधर के, बीच में फंसे हुए हो। ना मालिक वाली पावर है, ना मजदूर वाली सॉलिडारिटी, एक अजीब सी कश्मकश है। सोचो ना, ईएमआई का प्रेशर है लेकिन एस्पिरेशन बड़ी कार की है, जॉब की इनसिक्योरिटी है लेकिन स्टेटस भी मेंटेन करना है। यही है स्ट्रक्चरल एम्बिवेलेंस। वाह, इस स्ट्रक्चरली एम्बिवेलेंट सिचुएशन वाली बात तो बहुत रिलेटेबल लग रही है। शायद इंडिया में बहुत लोग ऐसा फील करते होंगे। और इस सब पर कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? वो तो क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन की बात करते थे। उनके फ्रेमवर्क में ये मिडिल क्लास कहाँ फिट होती थी? सही। मार्क्स ने इस पर अपनी थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू में लिखा। उनका आर्ग्यूमेंट था कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलप होता है, मिडिल क्लास एक्चुअली एक्सपैंड होती है, बढ़ती है। बढ़ती है? हाँ, मुझे लगा वो दो ही क्लासेस की बात करते थे मेनली। वो प्राइमरीली दो क्लासेस की बात करते थे, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट, लेकिन उन्होंने मिडिल स्ट्रैटा को भी रिकॉग्नाइज किया। उनका कहना था कि क्योंकि कैपिटलिज्म इनहेरेंटली सरप्लस वैल्यू जनरेट करता है, यानी प्रॉफिट, एक्स्ट्रा वेल्थ, अब ये जो इतना सरप्लस एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, मार्केट चाहिए। राइट, फैक्ट्री सामान बना रही है तो खरीदेगा कौन? तो मिडिल क्लास इस बढ़ते हुए सरप्लस को कंज्यूम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट बन जाती है। लेकिन मार्क्स के लिए मिडिल क्लास का बढ़ना प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन यानी सर्वहारा क्रांति के लिए एक रोड ब्लॉक था, एक रुकावट था। रोड ब्लॉक क्यों? सरप्लस कंज्यूम कर रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ रही है, इससे तो सिस्टम चल रहा है। हाँ, लेकिन मार्क्स के हिसाब से मिडिल क्लास के अपने छोटे मोटे इंटरेस्ट्स होते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, एक आध दुकान, थोड़ी बेहतर सैलरी, सोशल स्टेटस। इस वजह से वो सिस्टम में रेडिकल चेंज लाने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, डर लगता है उन्हें? हाँ, उन्हें डर लगता है कि रेवोल्यूशन में उनका जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो वर्किंग क्लास के साथ मिलकर रेवोल्यूशन करने के बजाय अक्सर अपर क्लास का साथ देते हैं या न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। एक तरह से वो रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को डाइल्यूट कर देते हैं। अच्छा, तो ये अपर क्लास के लिए एक्चुअली फायदेमंद हो गया, मतलब उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है ये ग्रुप। इससे मिलता जुलता व्यू एरिक राइट का भी था ना, कि अपर क्लास ने इसे जानबूझकर डेलिबरेटली क्रिएट किया है। हाँ, एरिक राइट का इंटरप्रिटेशन काफी इंटरेस्टिंग है। उनका मानना था कि मिडिल क्लास कोई नेचुरल आउटकम नहीं है, बल्कि इसे अपर क्लास ने, कैपिटलिस्ट क्लास ने डिलिबरेटली फॉस्टर किया है, बनाया है। डिलिबरेटली? लेकिन कैसे? उनके हिसाब से
इन लोगों को अपर क्लास अपने सरप्लस में से थोड़ा हिस्सा दे देती है। अच्छी सैलरी, स्टॉक ऑप्शंस, मैनेजरियल पर्क्स, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर। इससे ये लोग सिस्टम के साथ अलाइन हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनका भी सिस्टम में स्टेक है। ओके। और इस तरह ये अपर क्लास के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं। उनकी प्रेजेंस से ऐसा लगता है कि सिस्टम में मोबिलिटी है, कोई भी मेहनत करके ऊपर जा सकता है। बेसिकली ये अपर और लोअर क्लास के बीच एक बफर जोन का काम करते हैं, जिससे डायरेक्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। समझ गया। एक शॉक अब्जॉर्बर जिससे नीचे का गुस्सा ऊपर तक डायरेक्ट ना पहुंचे। काफी सिनिकल व्यू है, लेकिन शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो। और एंटनी गिडन्स ने इसे कैसे क्लासिफाई किया? उन्होंने 3 क्लासेस की बात की थी सोर्स के मुताबिक, जो इस पोजेशन के आइडिया पर बेस्ड था। मतलब किसके पास क्या है। करेक्ट। गिडन्स ने मॉडर्न एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी को 3 ब्रॉड क्लासेस में क्लासिफाई किया, इस बेसिस पर कि उनके पास फंडामेंटली है क्या चीज जिससे वो मार्केट में वैल्यू जनरेट करते हैं। पहला, अपर क्लास। हाँ, अपर क्लास, जिनके पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी फैक्ट्रीज, कंपनीज, बड़ी जमीनें, कैपिटल के मालिक। बेसिकली द बिग प्लेयर्स जो रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं। सोचो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट जायंट्स। ठीक है। दूसरा, मिडिल क्लास, जिनके पास पोजेशन ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, यानी जिनके पास डिग्री है, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है। अच्छा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, स्किल्ड मैनेजर्स, आईटी प्रोफेशनल्स। अच्छा, तो स्किल्स और एजुकेशन। हाँ, इनकी पावर, इनकी नॉलेज और स्किल्स में है, जिसे ये मार्केट में बेचते हैं। इंडिया में डिग्री की जो वैल्यू है वो गिडन्स के इस पॉइंट को हाईलाइट करती है। बिल्कुल। हर कोई बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहता है। सही बात है। और तीसरा, लोअर क्लास, लोअर वर्किंग क्लास, जिनके पास पोजेशन ऑफ मैनुअल लेबर पावर है, यानी जो अपनी शारीरिक श्रम, अपनी फिजिकल मेहनत बेचकर कमाते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, खेत मजदूर, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी बॉयज एटसेट्रा। राइट। गिडन्स के मुताबिक इन क्लासेस को उनके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से अलग-अलग रिलेशनशिप, कोई मालिक है, कोई स्किल बेचता है, कोई सिर्फ मेहनत, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिवॉर्ड पाने की उनकी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज डिस्टिंग्विश करती हैं। सबका सिस्टम से पैसा कमाने का तरीका और पोजीशन अलग है। और हाँ, जब हम गिडन्स की क्वालिफिकेशंस वाली बात करते हैं तो इससे फंक्शनलिस्ट्स का व्यू भी जुड़ जाता है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अलग-अलग जॉब्स की इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टी अलग-अलग होती है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से। हाँ, जो जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके लिए ज्यादा स्किल या ट्रेनिंग चाहिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सोसाइटी उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड, सैलरी, स्टेटस, रिस्पेक्ट देती है ताकि टैलेंटेड लोग उन प्रोफेशंस की तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये जो डिफरेंशियल ऑक्यूपेशनल रिवॉर्ड्स हैं, यही क्लास स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनके पास वैल्यूड स्किल्स हैं। हालांकि इस व्यू की काफी क्रिटिसिज्म भी हुई है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। एक सफाई कर्मचारी का काम क्या कम इम्पोर्टेंट है? पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरेटिकल बातें, अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज। अब आते हैं अपने देश पर, इंडिया पर। यहां तो मिडिल क्लास का साइज एक बड़ा सवाल है, राइट? सोर्सेस में लिखा है कहीं 100 मिलियन, 10 करोड़, कहीं 250 मिलियन, 25 करोड़ से भी ज्यादा। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इंडिया में एस्टिमेट्स बहुत वेरी करते हैं और इसका एक बड़ा कारण यही है कि इसको डिफाइन करने का कोई एक सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया, कोई एक पैमाना नहीं है। मतलब कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। नहीं है। कोई कहता है इनकम इतनी होनी चाहिए, कोई कहता है कंजम्पशन पैटर्न ऐसा होना चाहिए, फ्रिज है, टीवी है, स्कूटर कार है या नहीं, कोई ऑक्यूपेशन वाइट कॉलर जॉब के बेसिस पर डिफाइन करता है। अलग अलग क्राइटेरिया यूज करो तो नंबर अलग अलग आएगा ही। स्ट्रक्चरली वही बेसिक आइडिया है, ये अपर और लोअर क्लास के बीच में आती है। लेकिन बीबी मिश्रा ने अपनी सेमिनल वर्क द इंडियन मिडिल क्लास, देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स 1978 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में मिडिल क्लास का इमर्जेंस प्राइमरीली ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ। अच्छा, ब्रिटिश रूल की वजह से? ना कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जैसा यूरोप में हुआ था। हाँ, उनका आर्गुमेंट ये था क्योंकि उनके हिसाब से कुछ तरह की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जैसे गिल्ड्स, व्यापारी संघ, टेक्सटाइल प्रोडक्शन एटसेट्रा ब्रिटिश रूल से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनसे उस तरह की मिडिल क्लास नहीं उभरी जैसी ब्रिटिश राज में आई।
ब्रिटिश ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जिसने इस क्लास को जन्म दिया। तो ब्रिटिश रूल ने ऐसा क्या अलग किया? उससे पहले तो जैसा सोर्सेस कहते हैं कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था ना, लोग अपनी जाति के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बंधे थे, मोबिलिटी का स्कोप कम था। बिल्कुल सही। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में वर्ना सिस्टम और फिर उसके अंदर हजारों जातियां, ये हायरार्की इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों का ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, किससे शादी होगी, किसके साथ खाना खा सकते हो, सब कुछ लार्जली उनकी जाति से डिसाइड होता था। अगर कोई लोहार के घर पैदा हुआ है तो ज्यादातर चांस यही था कि वो लोहारी बनेगा। ऐसे रिजिड सिस्टम में एक नई ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लास फॉर्मेशन का स्कोप बहुत कम था। तो ब्रिटिश ने कैसे चेंज किया इसको? ब्रिटिश रूल ने इस स्ट्रक्चर को डायरेक्टली चैलेंज तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स को चलाने के लिए एक नया क्लास क्रिएट किया, इंटरमीडियरीज का क्लास। इंटरमीडियरीज? बीच के लोग। हाँ, ये लोग आम जनता और नए रूलर्स यानी ब्रिटिश के बीच लिंक का काम करते थे। इनमें शुरू में मोस्टली ट्रेडर्स यानी व्यापारी जो ब्रिटिश गुड्स का व्यापार करते थे और ट्रांसलेटर्स यानी अनुवादक शामिल थे जिन्हें लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश दोनों आती थी। ब्रिटिश कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के लिए इनकी बहुत जरूरत थी। और इनका सोशल बैकग्राउंड कैसा था? ये लोग किन जातियों से आते थे? क्या ये भी ट्रेडिशनल एलीट ही थे? जनरली हाँ, ये लोग ज्यादातर उन कास्ट से आते थे जो ट्रेडिशनली एजुकेशनली फॉरवर्ड थे, जिनके पास पढ़ने लिखने का, लर्निंग का कल्चर पहले से था, जैसे ब्राह्मण्स, कायास्थास, कुछ रीजन्स में बनियाज। उन्होंने नई इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को जल्दी अडॉप्ट किया। तो फिर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ही कंटिन्यू हुआ एक तरह से? ओरिजिन्स के लेवल पर हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सोर्सेज बताते हैं कि इन्होंने खासकर पब्लिक लाइफ में अपनी कास्ट आइडेंटिटीज को बहुत ज्यादा एग्जिबिट नहीं किया। उल्टा ये लोग सोशल रिफॉर्म्स के पायनियर्स बने। सोशल रिफॉर्म्स? जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी कई नाम हैं। इनका आउटलुक लिबरल और सेक्युलर था। ये सती प्रथा के खिलाफ बोले, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, एजुकेशन फॉर विमेन की बात की। तो भले ही इनके ओरिजिन्स उन कास्ट्स में थे जिन्होंने ट्रेडिशनली हायरार्की से बेनिफिट किया था, ये एक मॉडर्न लिबरल आउटलुक के लिए अपनी जड़ों को हिलाने में या कम से कम उनसे आगे बढ़ने में हिचकिचाए नहीं। ये एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इंडियन मिडिल क्लास के इमर्जेंस का। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि ओरिजिन्स ट्रेडिशनल थे पर आउटलुक मॉडर्नाइजिंग था। और प्रोफेशंस कौन से थे इस इमर्जिंग मिडिल क्लास में? इंटरमीडियरीज के अलावा शुरू में तो आपने कहा ट्रेडर्स और ट्रांसलेटर्स थे। हाँ, शुरू में तो वो थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम फैला, तो धीरे धीरे एजुकेटेड क्लास के मेंबर्स इसका बड़ा हिस्सा बन गए। ये थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी नौकरी वाले बाबू लोग। हाँ, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। फिर लॉयर्स यानी वकील, क्योंकि नए कोर्ट्स और लॉज आए। कॉलेज टीचर्स, नए कॉलेजेस खुले। डॉक्टर्स, क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन आई। ये लोग इंडियन मिडिल क्लास का कोर थे ब्रिटिश एरा में। ओके। लेकिन यहाँ एक क्रूशल फर्क याद रखना जरूरी है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं। यूरोपियन मिडिल क्लास इंडिपेंडेंट थी, वो अपने बल पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से खड़ी हुई थी, जबकि इंडियन मिडिल क्लास फॉरेन रूल के अंडर डेवलप हुई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि शुरू में तो इस क्लास ने ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करने और यूरोपियन कॉमर्स और एंटरप्राइज को प्रमोट करने में हेल्प भी की। उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लोग चाहिए थे, उनके रूल्स को इंटरप्रेट करने के लिए लॉयर्स चाहिए थे, उनके स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए थे, और इस इमर्जिंग क्लास ने वो रोल निभाया। तो शुरू में ये ब्रिटिश के लिए हेल्पफुल थे एक तरह से, हाँ। और ब्रिटिश पीरियड में ये क्लास प्रिडोमिनेंटली अर्बन ओरिएंटेड थी। ये लोग नए बन रहे शहरों, कैलकाता व बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली में रहते थे, वहीं काम करते थे। गांव से उनका कनेक्शन धीरे धीरे कम होता गया। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? क्या तब भी ये सिर्फ शहरों तक सीमित रही? क्योंकि आज तो हम छोटे शहरों, कस्बों, हत्ता गांव में भी मिडिल क्लास एस्पिरेशंस और लाइफस्टाइल्स देखते हैं। ये बदलाव कैसे आया? नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद पिक्चर बदलनी शुरू हुई और पिछले कुछ दशकों में तो जबरदस्त बदली है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में मिडिल क्लास का मैसिव एक्सपेंशन हुआ है। इसके कई रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे? पहला, ऑक्यूपेशंस का डाइवर्सिफिकेशन। अब सिर्फ सरकारी नौकरी, वकालत या टीचिंग ही नहीं रही, नई इंडस्ट्रीज आई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बने, सर्विस सेक्टर ग्रो किया, बहुत वैरायटी आ गई जॉब्स में। ठीक है। दूसरा,
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 के बाद इसने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट दिया, एमएनसीज आई, नए तरह के जॉब्स क्रिएट हुए, खासकर आईटी और सर्विसेज में। इससे इनकम लेवल्स भी बढ़े। हाँ, आईटी बूम का तो बहुत इम्पैक्ट हुआ। बिल्कुल। तीसरा, एजुकेशनल और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज का बढ़ना। बहुत सारे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट कॉलेजेस खुले, लोगों ने अपने बिजनेसेस शुरू किए, स्टार्टअप कल्चर आया। राइट। और जो मैंने पूछा था, रूरल एरियाज में एक्सपेंशन। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने पॉइंट आउट की, अब ये क्लास सिर्फ बड़े शहरों तक, सिर्फ अर्बन सेंट्रिक नहीं रही, रूरल एरियाज में भी इसका फिनोमिनन दिखने लगा। इसके पीछे भी कई फैक्टर्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का गांव तक एक्सपेंशन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा, मार्केट इकोनॉमी का गांव तक पहुंचना। मतलब गांव में भी ब्रांडेड चीजें मिलने लगी। हाँ, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में खेती में प्रॉस्पेरिटी लाई। फार्म मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, ट्रांसपोर्ट का बेहतर होना, सड़कें बनी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, अमूल जैसा एग्जाम्पल, इन सब ने रूरल एरियाज में भी एक सेक्शन को फाइनेंशियली ऊपर उठाया। उनके बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में जॉब्स करने लगे या लोकल लेवल पर बिजनेसेस शुरू किए। तो ये फैलाव काफी हुआ है। बहुत ज्यादा। तो आज की जो बर्जनिंग यानी तेजी से बढ़ती हुई मिडिल क्लास है, सोर्सेज ये भी मानते हैं कि वो देश में पॉवर्टी और डेप्रिवेशन के कम होने का भी एक सिंबल है, एक इंडिकेटर है कि लोग गरीबी से निकलकर बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्सपेंशन वाली बात तो क्लियर है। सोर्स में ओल्ड मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास का भी जिक्र है। ये क्लासिफिकेशन डीएल सेथ का है। ये क्या है एग्जैक्टली? क्या ये सिर्फ टाइम का फर्क है या कुछ और भी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं? हाँ, ये डीएल सेथ का दिया हुआ एक काफी यूजफुल क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और ये सिर्फ टाइम का नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फर्क बताता है। अच्छा, बताइए इसके बारे में। तो ओल्ड मिडिल क्लास ये वो क्लास है जो प्राइमरीली ब्रिटिश रूल के दौरान कॉलोनियल मर्केंटाइलिज्म के कारण इमर्ज हुई और इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ दशकों तक डोमिनेंट रही। ओके, जो पहले बनी। हाँ, इसमें ज्यादातर मेंबरशिप अपर कास्ट्स की थी, जिन्होंने शुरू में वेस्टर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के बेनिफिट्स उठाए। ये लार्जली अर्बन ओरिएंटेड थी, जैसा हमने डिस्कस किया। इनका एक खास कल्चरल आउटलुक था, थोड़ा कंजर्वेटिव, स्टेटस कॉन्शियस, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर एक अलग रिस्पेक्ट था। सोचो 1950-60s के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या सीनियर सरकारी अफसर। समझ गया। और न्यू मिडिल क्लास? न्यू मिडिल क्लास ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, खासकर पिछले 30-40 सालों में लिबरलाइजेशन के बाद बहुत तेजी से उभरी है। इसके उभरने के पीछे व्हाइट कॉलर जॉब्स का बढ़ना, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर का शुरुआती एक्सपेंशन और फिर आईटी और सर्विस इंडस्ट्री का बूम है। जो आजकल हम ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली। आजकल जो हम आईटी प्रोफेशनल्स, बीपीओ एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स देखते हैं, वो इसका हिस्सा है। इस क्लास की सोशल बैकग्राउंड ज्यादा डाइवर्स हो सकती है। हालांकि अभी भी इनइक्वालिटीज हैं, इस पर हम बाद में आ सकते हैं। इनकी एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं, लाइफस्टाइल ज्यादा कंज्यूमरिस्ट है और आउटलुक पुरानी मिडिल क्लास से काफी अलग हो सकता है। रिस्क लेने को तैयार है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लिनेशन है। ये ओल्ड वर्सेस न्यू का डिस्टिंक्शन काफी हेल्पफुल है समझने के लिए। लेकिन आपने कास्ट का मेंशन किया। यहाँ पर इंडिया में कास्ट का एंगल चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना देता होगा ना, क्योंकि सोर्स कहता है कि जरूरी नहीं कि जिसका कास्ट स्टेटस हाई हो उसका इकोनॉमिक क्लास भी हाई हो, या वाइस वर्सा। ये ओवरलैप हमेशा नहीं होता। बिल्कुल। इंडिया में सिचुएशन इसलिए भी यूनिक और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ दो पावरफुल हायरार्कीज एक साथ ऑपरेट करती हैं, कास्ट की हायरार्की और इकोनॉमिक क्लास की हायरार्की, और ये दोनों हमेशा ओवरलैप नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की में काफी नीचे आते हैं, जैसे दलित्स या ओबीसीज, लेकिन उन्होंने एजुकेशन, बिजनेस या माइग्रेशन के जरिए काफी अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस हासिल कर लिया है। वो मिडिल या इवन अपर मिडिल क्लास में है। और दूसरी तरफ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तथाकथित अपर कास्ट से हैं, जैसे ब्राह्मण्स या राजपुत्स, लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास या इवन लोअर क्लास में आते हैं। राइट, देखा ऐसा। इसलिए किसी व्यक्ति या फैमिली का स्टेटस सिर्फ कास्ट या सिर्फ इनकम से डिटरमिन करना इंडिया में बहुत मुश्किल और मिसलीडिंग हो सकता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए स्कॉलर्स ने रूरल और अर्बन मिडिल क्लास को भी अलग-अलग एनालाइज करने की कोशिश की है। अच्छा, रूरल और अर्बन मिडिल क्लास में क्या स्पेसिफिक फर्क देखे गए हैं? दोनों मिडिल क्लास हैं, एस्पिरेशंस भी शायद कुछ कॉमन होंगी, तो फिर फर्क कहाँ आता है?
इंटरेस्ट अलग हैं क्या? योगेंद्र सिंह जैसे एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर, जैसे कि मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करना, एजुकेशन की वैल्यू समझना, बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर की एस्पिरेशंस रखना, इन मामलों में दोनों सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन दूसरे लेवल पर जहां उनके कोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की बात आती है, वहां वो एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी भी हो सकते हैं। विरोधी मतलब एक दूसरे के खिलाफ? हाँ, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग-अलग सोर्सेस से जुड़े हैं। जैसे रूरल मिडिल क्लास जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उभरी थी, बड़े किसान, लोकल ट्रेडर्स के इंटरेस्ट प्राइमरीली एग्रीकल्चर में निहित है। फसल का अच्छा दाम मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़े, सब्सिडीज मिलें, लोन वेवर्स हों। राइट, किसान आंदोलनों में ये डिमांड सुनते हैं हम। एग्जैक्टली और जैसा सोर्स पॉइंट आउट करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद के सालों में एग्रीकल्चर में एक तरह का स्टैग्नेशन या डिक्लाइन आया है और कई किसानों ने डाउनवर्ड मोबिलिटी देखी है। वो पीछे गए हैं, कर्जे में डूबे हैं। वहीं अर्बन मिडिल क्लास सर्विस सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री के बूम से ग्रो कर रही है। उनके इंटरेस्ट अलग हैं, सैलरी हाइक, जॉब सिक्योरिटी, बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर टैक्सेस। तो इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं। हाँ, आनंदा कुमार ने अपनी बुक इंडियन मिडिल क्लास में इसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कैप्चर किया है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि वाइल अर्बन मिडिल क्लास इज मार्केट बाउंड, रूरल मिडिल क्लास इज पावर बाउंड। मार्केट बाउंड वर्सेस पावर बाउंड, ये क्या मतलब हुआ? मतलब शहरी मिडिल क्लास की जिंदगी और एस्पिरेशंस ज्यादा मार्केट, जॉब, सैलरी, ब्रांड्स, स्टॉक मार्केट, कंजम्पशन ट्रेंड्स पर निर्भर है। उनकी सक्सेस मार्केट में उनकी वैल्यू से डिफाइन होती है, जबकि ग्रामीण मिडिल क्लास पावर से ज्यादा जुड़ी हुई है। लोकल पॉलिटिक्स पर कंट्रोल, जमीन पर कब्जा, जाति पंचायत में इन्फ्लुएंस, सरकारी स्कीम्स का एक्सेस। उनके लिए गांव का प्रधान कौन बनेगा, तहसील में उनकी कितनी चलेगी, जमीन के मुद्दे शायद एमएनसी में प्रमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मार्केट बाउंड वर्सेस पावर बाउंड वाला डिस्टिंक्शन तो काफी शार्प है और काफी कुछ एक्सप्लेन करता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आंद्रे बटेले ने इस मिडिल क्लास के आइडिया को रोमांटिसाइज करने के खिलाफ भी वार्न किया है। मतलब हम लोग अक्सर सोचते हैं मिडिल क्लास मतलब प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी, सभ्यता। बटेले कह रहे हैं कि जरा रुक कर देखो, इतना सिंपल नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है शायद। सही पकड़ा। प्रोफेसर आंद्रे बटेले, जो इंडिया के लीडिंग सोशियोलॉजिस्ट में से हैं, वो कंटेंट करते हैं कि हम अक्सर मिडिल क्लास को लिबरल डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इंडिविजुअल फ्रीडम का नेचुरल आउटकम और फ्लैग बेरर मानकर बहुत रोमांटिसाइज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मिडिल क्लास का बढ़ना मतलब ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ रहा है, सब ठीक हो रहा है। हाँ, आमतौर पर यही नैरेटिव होता है। लेकिन मेटेले पॉइंट आउट करते हैं कि रियलिटी, खासकर इंडिया जैसे देश में, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेस रोजी है। वो कहते हैं कि इस ब्रॉड कैटेगरी मिडिल क्लास के अंदर भी बहुत सारे सब क्लासेस हैं, अलग अलग स्ट्राटा हैं, और ये वेरियस सेगमेंट्स इंडिया जैसे देश में जहाँ रिसोर्सेज स्केर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, सीमित संसाधन जैसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में लिमिटेड सीट्स, कोविटेड सरकारी नौकरियां, लाखों एप्लीकेंट्स फॉर फ्यू पोस्ट, शहरों में ढंग का घर, प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई हाई, इन चीजों के लिए आपस में ही एक इंटेंस कंपटीशन, एक फियर स्ट्रगल में लगे हुए हैं। अच्छा, आपस में ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये स्ट्रगल कभी-कभी बहुत अनहेल्दी, कट थ्रोट भी हो सकता है। सोच के देखिए, स्कूल एडमिशन्स के लिए पेरेंट्स की दौड़ धूप और स्ट्रेस, कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट, सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम स्कैंडल्स, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में झगड़े, रिश्तेदारों में जेलसी। बेतेले कहते हैं कि ये सब मिडिल क्लास के अंदर का ही कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे हम अक्सर प्रोग्रेस के नाम पर ओवरलुक कर देते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। ये कंपटीशन और स्ट्रगल तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा लगता है कई बार। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 21वीं सेंचुरी की इंडियन मिडिल क्लास की बात करते हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी पहचान कंज्यूमरिज्म से जुड़ी है। मतलब खरीदारी, ब्रांड्स, लाइफस्टाइल, दिखावा। ये कितना सच है? ये काफी हद तक सच है। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गया है, खासकर 1991 के पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा के बाद, जब मार्केट खुल गया, विदेशी ब्रांड्स आ गए, क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो गया।
एक्ट्स ऑफ कंजम्पशन यानी चीजें खरीदना और इस्तेमाल करना को ये इमर्जिंग मिडिल क्लास, खासकर न्यू मिडिल क्लास, मॉडर्न स्टेटस, सक्सेस और सोशल मोबिलिटी का एक क्रिटिकल इंडिकेटर मानती है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है वाली बात। कुछ हद तक हाँ। आपके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, आपकी गाड़ी कौन सी है, आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, ये सब सोशल स्टेटस के मार्कर्स बन गए हैं। लोग आपस में कंपेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कंजम्पशन को डिस्प्ले करते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो ये बहुत दिखता है। बिल्कुल। EMI कल्चर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बाय नाउ पे लेटर ने इस कंजम्पशन को और बढ़ावा दिया है। बिना पूरे पैसे हुए भी लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं फ्यूचर इनकम पर। ये एक पूरा लाइफस्टाइल बन गया है। तो क्या ये सिर्फ कंज्यूम ही करती है, शॉपिंग ही करती रहती है और ब्रांड्स के पीछे भागती है, या इसका कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल भी है सोसाइटी में? क्योंकि सोर्स में टीके उमन का भी जिक्र है, जिन्होंने इसे साइलेंट रेवोल्यूशन का हार्बिंजर कहा है। अब ये साइलेंट रेवोल्यूशन कैसे? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। देखिए, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये पिक्चर इतनी वन साइडेड नहीं है। कंजम्पशन एक पहलू है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रोल भी है, जिसे टीके ओमन जैसे स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया है। अच्छा, क्या रोल है वो? ओमान कहते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास ने अपने एजुकेशन, अवेयरनेस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक साइलेंट रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया है। कैसे? NGOs बनाकर या उनमें काम करके, PILs, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी जनहित याचिकाएं फाइल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में, और अलग अलग सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा बनकर। अच्छा, तो एक्टिविज्म के थ्रू? हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिडिल क्लास ने अक्सर गरीबों, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, आदिवासीज, दलित्स, वुमेन की म्यूटेड वॉइस यानी दबी हुई आवाज को उठाया है, उनके इश्यूज को नेशनल डिस्कोर्स में लाया है, उनके लिए आवाज बुलंद की है। अब देखिए, कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े इश्यूज उठाते हैं, वो इसी एजुकेटेड मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। ये बात तो सही है। आज सोर्सेज मानते हैं ये डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग पर एक वॉचडॉग की तरह सक्सेसफुली काम कर रही है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना, सोशल मीडिया पर करप्शन या मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैंपेन करना, पॉलिसी चेंजेस के लिए सरकार पर प्रेशर बनाना, ये सब मिडिल क्लास का एक्टिव एंगेज्ड सिटीजनशिप का रोल दिखाता है। तो ये सिर्फ कंज्यूमर नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इंडिया? मतलब इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्स कंज्यूमरिस्ट भी और एक्टिविस्ट भी मिडिल क्लास का इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? अमर्त्य सेन और गुरुचरण दास जैसे थिंकर्स भी इसके रोल को काफी पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जैसा सोर्सेज बताते हैं। उनका क्या कहना है? हाँ, दोनों ने इसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया है। नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने अपनी बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में कहा कि ये मिडिल क्लास सिर्फ कंज्यूम नहीं करती, बल्कि पब्लिक रीजनिंग में इंगेज करती है। ये पब्लिक पॉलिसी को स्क्रूटनाइज करती है, उस पे सवाल उठाती है, बहस करती है। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन वाली बात। एग्जैक्टली। ये पब्लिक डिबेट्स और डिस्कोर्सेस को शेप करती है, नेशनल इश्यूज पर ओपिनियन बनाती है और फैलाती है। एक तरह से ये एक अनपेड पब्लिक थिंक टैंक की तरह भी एक्ट करती है, जो आइडियाज देती है, सॉल्यूशंस प्रपोज करती है, सरकार को अकाउंटेबल ठहराती है। ओके। और गुरुचरण दास ने अपनी बुक इंडिया अनबाउंड में खासकर पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया में मिडिल क्लास में जो मैसिव ग्रोथ हुई है उसे हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ये पुरानी वाली से इस मामले में अलग है कि ये ज्यादा आउटगोइंग है, रिस्क टेकिंग है, ग्लोबली कनेक्टेड है और इनोवेटिव है। अच्छा। इसमें इंडिया की सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने का, बदलने का पोटेंशियल है। हम इसे स्टार्टअप्स के बूम में देखते हैं, जहां यंग प्रोफेशनल्स अपनी हाई पेइंग जॉब्स छोड़कर नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। हम इसे उन लाखों टैलेंटेड इंडियंस में देखते हैं जो ग्लोबल टेक कंपनीज चला रहे हैं या उनमें इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है। हम इसे उन सोशल एंटरप्रेन्योर्स में देखते हैं जो ग्रास रूट्स लेवल पर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट जैसे सेक्टर्स में चेंज ला रहे हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल और डायनामिक फोर्स है जो इंडिया के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप कर रही है। तो ये था इंडियन मिडिल क्लास का एक काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, इसके कंसेप्चुअल ओरिजिन से लेकर अलग अलग स्कॉलर्स के कॉम्प्लेक्स व्यूज़, फिर इंडिया में इसके यूनिक इमर्जेंस की कहानी, ब्रिटिश रूल से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन तक, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस जैसे ओल्ड, न्यू और रूरल अर्बन, इसकी अपनी अंदरूनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जैसे कास्ट का रोल और इंटरनल कॉम्पिटिशन,
और फाइनली आज के दौर में इसका ड्यूअल रोल, एक तरफ बड़ा कंज्यूमर बेस और दूसरी तरफ एक एक्टिव एजेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। काफी कुछ है इसमें समझने और सोचने के लिए, है ना? बिल्कुल, ये एक स्टैटिक कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी है। आज की इंडियन मिडिल क्लास 10 साल पहले वाली से अलग है और आने वाले 10 साल में ये और बदलेगी, नई चैलेंजेस फेस करेगी, नई एस्पिरेशंस डेवलप करेगी। हाँ, ये तो चलता ही रहेगा। और इसके हर पहलू पर, जैसे कि रूरल वर्सेस अर्बन डायनामिक्स आगे क्या रुख लेंगे, या फिर इसके अंदर बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, रीजनल भी, वो कैसे प्ले आउट करेंगी, इस पर और भी गहरी चर्चा की जा सकती है। इसकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस कैसे बदल रहे हैं, इसके एंग्जाइटीज क्या हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स का इस पर क्या असर हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन पर नजर रखनी होगी। सही कहा, ये डिस्कशन तो चलता रह सकता है। खैर, चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अर्बन क्लास स्ट्रक्चर पर। तो भारत में शहरों का जो क्लास स्ट्रक्चर है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिश जमाने से जुड़ी हुई हैं। ये जो बड़े शहर और उनमें पनपती नौकरियां आज हम देखते हैं ना, उनमें से ज्यादातर देखा जाए तो कॉलोनियल रूलर्स की ही देन है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की वजह से ही ये शहर उभरे। सोचिए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बिल्कुल। ये शहर अंग्रेजों ने अपने ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो डेवलप किए थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों के आने से पहले भारत, देखिए, मुख्य रूप से एक ग्रामीण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, मतलब एक रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी। ज्यादातर गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर थे, अपनी जरूरतें वहीं पूरी कर लेते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, डिस्ट्रिक्ट्स, कलेक्टरेट्स, तहसील्स, ये सब सिस्टम्स। फिर उन्होंने अपने फायदे के लिए नई इंडस्ट्री लगाई, जैसे टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, रेलवे वर्कशॉप्स। अच्छा। और फिर इन सबको चलाने के लिए और अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए नए सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे वकील, टीचर, डॉक्टर, क्लर्क्स वगैरह की डिमांड पैदा हुई। इसी सब के चलती शहरों में माइग्रेशन बढ़ा और वहाँ फिर अलग अलग क्लास स्ट्रक्चर्स बनने लगे। अच्छा, तो गांव की पुरानी व्यवस्था टूटी एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था मनी इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन, है ना? हाँ, मनी इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर था। मतलब पैसे से चीजों का लेन देन होना और पैसे के आधार पर ही किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस तय होना। हाँ, पहले तो गांव में ज्यादातर बार्टर सिस्टम चलता था, या फिर वो जजमानी सिस्टम जैसे ट्रेडिशनल अरेंजमेंट्स थे। हाँ, जजमानी सिस्टम था, जहाँ अलग अलग जातियां एक दूसरे को अपनी सर्विसेज देती थीं और ये रिश्ते अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। पैसों का रोल उतना नहीं था, मतलब सीमित था। हाँ, वो जो पुराना आपसी लेन देन वाला ट्रेडिशनल रेसिप्रोकेटरी सिस्टम था, जहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स और ज़रूरतें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीं, उसकी जगह इम्पर्सनल मार्केट रिलेशंस ने ले ली, खासकर शहरों में। इम्पर्सनल मार्केट रिलेशंस। हाँ, सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ कि रिश्ते और लेन देन चीज़ों की मार्केट प्राइस और पैसों पर आधारित होने लगे, न कि आपसी जान पहचान, रिश्तेदारी या ज़रूरत पर। अब आप किसी दुकानदार को इसलिए पैसे नहीं देते कि वो आपका जानने वाला है, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि आपको सामान चाहिए और उसकी एक तय कीमत है। सही बात है। ये शहरी जीवन का, अर्बन माइंडसेट का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था। गांव की वो जो कम्युनिटी वाली भावना थी, वो शहरों में आकर टूटने लगी। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि शहरों में काम इतने बटे हुए हैं, स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा है जिसे हम इन्फिनिट डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई बड़ी फैक्ट्री में मशीन चला रहा है, कोई एयर कंडीशनड ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई अपनी छोटी सी दुकान चला रहा है, कोई डिलीवरी करके पैसे कमा रहा है। तो क्या कोई एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है इसे समझने का? कैसे क्लासिफाई करें इन सब लोगों को अलग अलग क्लासेस में? देखिए, जैसा हमने पहले एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर पे बात करते हुए भी समझा था, यहाँ भी कोई एक सिंगल यूनिवर्सली एप्लीकेबल फ्रेमवर्क बनाना मुश्किल है। हर शहर की अपनी हिस्ट्री है, अपनी इकोनॉमिक बेस है, अपना कैरेक्टर है। दिल्ली का क्लास स्ट्रक्चर शायद मुंबई से थोड़ा अलग हो, और कानपुर या कोयम्बटूर का इन दोनों से। मुंबई शायद ज़्यादा फाइनेंस और कॉर्पोरेट ड्रिवन है, दिल्ली में गवर्नमेंट और सर्विस सेक्टर का दबदबा है, कानपुर में पुरानी इंडस्ट्रीज का असर दिखता है। लेकिन हाँ, सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ जनरल क्लासिफिकेशंस करने की कोशिश की है, कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं ताकि एक ओवरऑल पिक्चर मिल सके। अच्छा,
ये कैटेगरीज देखिए परफेक्ट नहीं है, इनमें ओवरलैप भी है और ये स्टैटिक भी नहीं है, लगातार बदल रही हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देती ही है। चलिए देखते हैं ये क्लासिफिकेशंस क्या हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली है कैपिटलिस्ट या कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लास, अच्छा, यानी पूंजीपति या व्यापारी और उद्योगपति वर्ग। टेक्निकली ये वो लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फैक्ट्रियां, कंपनियां, बड़ी जमीनें जिनसे कमाई होती है, और लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल यानी पैसा। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो बड़े बिजनेस एम्पायर चलाते हैं, जैसे हम सुनते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इस तरह के बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस। इनकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये हमेशा से इतने पावरफुल थे? इनकी जड़ें अक्सर उन ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज में मिलती हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले भी व्यापार में काफी एक्टिव थे। अच्छा, पहले से ही थे। हाँ, जैसे मारवाड़ी, गुजराती व्यापारी, दक्षिण भारत के चेट्टियार्स। ये लोग ट्रेडिंग, मनी लेंडिंग में सदियों से थे। जब भारत में अंग्रेजों के अंडर लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जैसे रेलवेज का आना, पोर्ट्स का डेवलप होना, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज लगना, तो सबसे पहला एडवांटेज इन्हीं लोगों ने उठाया। अच्छा, इनके पास कैपिटल था, बिजनेस एक्यूमेन था और नेटवर्क्स थे। पुराने व्यापारिक घरानों ने ही शुरू में फैक्ट्रियां लगाईं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट करके या फिर इंडिपेंडेंटली नए मौके बुनाए और धीरे धीरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है आज के ज़माने में, खासकर 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद और फिर आईटी और टेक्नोलॉजी बूम के साथ। ये क्लास तो और भी डायनामिक और डाइवर्स हो गया है। हाँ, मतलब सिर्फ पुरानी बिजनेस फैमिलीज ही इस क्लास का हिस्सा नहीं है अब। बिल्कुल नहीं। अब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप से ओवरनाइट बिलियनियर्स भी बन रहे हैं। बिल्कुल। वो रैग्स टू रिचेस वाली कहानियां, हाँ, जो पहले सिर्फ किस्सों में थीं, अब हकीकत बन रही हैं। कोई छोटे से शहर से आता है, एक ब्रिलियंट आइडिया पर काम करता है, फंडिंग उठाता है, एक स्टार्टअप खड़ा करता है और कुछ ही सालों में अरबपति बन जाता है। निश्चित रूप से। इसीलिए आज इस कैपिटलिस्ट क्लास का सोशल बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स हो गया है। जरूरी नहीं कि वो पुरानी एस्टैब्लिश्ड व्यापारी घरानों से ही हो। कोई भी नए आइडिया, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और मेहनत से यहाँ पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट के बंसल, जोमैटो के गोयल या ओयो के अग्रवाल को देखिए। ये सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और बदलते बाजार का फायदा उठाया। तो आज का कैपिटलिस्ट क्लास सिर्फ इनहेरिटेड वेल्थ वाला नहीं है, बल्कि वो इनोवेशन ड्रिवन भी है, ग्लोबलाइज्ड भी है और इसमें नए चेहरों की एंट्री लगातार हो रही है। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर। ये तो आज के भारत में बहुत ही डोमिनेंट फोर्स है। लगभग हर पढ़ा लिखा युवा, खासकर मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब का सपना देखता है। एमएनसीज, बड़ी भारतीय कंपनियां, चमकदार ऑफिस, अच्छी सैलरी। हाँ, भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर काफी बड़ा और हाईली डाइवर्सिफाइड है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक आईटी, फाइनेंस, एफएमसीजी, टेलीकॉम सब कुछ शामिल है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी आईटी जायंट्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े प्राइवेट बैंक्स, रिलायंस, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप जैसे कंग्लोमरेट्स। लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जैसे सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वीपीज, वो अक्सर या तो बिजनेस ओनर्स मतलब प्रोमोटर्स के कंट्रोल में होता है, अच्छा, यानी जिन्होंने कंपनी शुरू की या जिनके परिवार की है, या फिर उनके बहुत ट्रस्टेड लोग। ओनरशिप और कंट्रोल अक्सर साथ साथ चलते हैं, खासकर फैमिली रन बिजनेसेस में, जो भारत में काफी कॉमन है। लेकिन जो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट है, जैसे मैनेजर्स, टीम लीड्स, एनालिस्ट्स, इंजीनियर्स, वहां तस्वीर कुछ अलग है ना। हाँ, वहाँ बिल्कुल अलग है। वहां हमें अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास के सदस्य दिखते हैं। वो लोग जो शायद छोटे शहरों या सामान्य बैकग्राउंड से आए हों, अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की हो और अब कॉर्पोरेट लैडर पर ऊपर चढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो असल में इन बड़ी कंपनियों को डे टू डे चलाते हैं। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा जरिया है एजुकेशन, खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन। अच्छी पढ़ाई करके, खासकर इंजीनियरिंग, एमबीए, सीए जैसी डिग्रियां लेकर लोग कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते हैं। आईआईएम्स, आईआईटीज और दूसरे टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकले हुए ग्रेजुएट्स को बड़ी कंपनियां अच्छे पैकेजेस पर रिक्रूट करती हैं। ये आज के एजुकेटेड यूथ का एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी रिलेटिव ही सही। हाँ, रिलेटिव ही कह सकते हैं आजकल। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और सोशल स्टेटस,
ये वो वर्ग है जो कंजम्पशन को भी काफी हद तक ड्राइव करता है। लेटेस्ट गैजेट्स, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, इंटरनेशनल हॉलिडेज, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। हाँ, इनका लाइफस्टाइल काफी एस्पिरेशनल माना जाता है। तीसरा ग्रुप है प्रोफेशनल क्लासेस का। इसमें कौन लोग आते हैं? ये कॉर्पोरेट सेक्टर वालों से कैसे अलग हैं? क्योंकि कई प्रोफेशनल्स तो कॉर्पोरेट में ही काम करते हैं। देखिए, इसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस, आईपीएस अफसर और दूसरे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और डिसीजन मेकिंग रोल के लिए गिना जा रहा है। अच्छा। टेक्नोक्रेट्स, सीनियर इंजीनियर्स, आईटी आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट जो अपनी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर्स, खासकर स्पेशलिस्ट्स, लॉयर्स, सीनियर एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, सीनियर जर्नलिस्ट्स वगैरह। ये वो लोग हैं जिनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल्स है जो उन्होंने लंबी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग से हासिल की है। इनका रुतबा और इन्फ्लुएंस अक्सर इनके प्रोफेशन और एक्सपर्टीज से जुड़ा होता है, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट हायरार्की से। हाँ, ये समाज का वो क्रीमी लेयर या इंटेलेक्चुअल क्लास माना जा सकता है जिसका काफी प्रभाव रहता है। पढ़े लिखे लोग जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट माने जाते हैं, इनकी राय पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक ओपिनियन बनाने में मायने रखती है। सोचिए, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का पॉलिसी डिसीजंस पर कितना असर होता है। बिल्कुल। या एक जाने माने सर्जन या लॉयर की सोशल स्टैंडिंग कितनी ऊंची होती है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स नई पीढ़ी को शेप करते हैं, जर्नलिस्ट डिस्कोर्स सेट करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स तो सीधे तौर पर स्टेट पावर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ वो तो है ही। फिर आते हैं पेटी ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, यानी छोटे व्यापारी और दुकानदार। ये भारतीय शहरों की लैंडस्केप का एक बहुत ही इंटेग्रल और विजिबल हिस्सा है। शायद ही कोई शहरी मोहल्ला या बाजार इनके बिना इमेजिन किया जा सकता है। अच्छा, जैसे अपनी कॉलोनी की नुक्कड़ वाली किराना दुकान, या सुबह सुबह दूध पहुंचाने वाला, सब्जी मंडी वाला, पान वाला, छोटा ढाबा या चाय की दुकान चलाने वाला, या फिर वो लोग जो छोटा मोटा अपना काम करते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाला, नेबरहुड टेलर, छोटा इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर। हाँ, बिल्कुल वही। इनके पास पूंजी भी कम होती है और स्किल्स भी ज्यादातर ट्रेडिशनल या बेसिक होती है। मतलब कोई बहुत हाई टेक या स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं। ये लोकल स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स और ट्रेडर्स हैं। ये नए शहरों और अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट के साथ ही तेजी से उभरे हैं। अच्छा। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, नई रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनती है, वैसे वैसे वहाँ के रेजिडेंट्स की डेली ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये छोटे दुकानदार और सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। हर गली नुक्कड़ पर दिख जाते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। सही बात है। एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काफ़ी लोगों को रोजगार देते हैं। हालांकि आजकल इन्हें चैलेंज भी बहुत मिल रहा होगा। बड़े रिटेल चेन्स और ई कॉमर्स कंपनियों से। हाँ, काफी चैलेंज मिल रहा है, वो तो है। और आखिर में है वर्किंग क्लासेस, मजदूर वर्ग। हिंदी फिल्मों का वो मिल मजदूर वाला इमेज आता है दिमाग में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये हमेशा से शहरों का हिस्सा थे? मॉडर्न अर्बन वर्किंग क्लास की शुरुआत भी मोटे तौर पर ब्रिटिश रूल से जोड़ी जा सकती है। जो नई मॉडर्न इंडस्ट्रीज जैसे बॉम्बे की कपड़ा मिलें, कलकत्ता की जूट मिलें, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, और प्लांटेशंस जैसे असम के चाय बागान, हालांकि वो पूरी तरह अर्बन नहीं थे, अंग्रेजों ने लगाए, उन्हीं का नतीजा था ये वर्ग। इन जगहों पर काम करने के लिए बड़ी संख्या में लेबरर्स की जरूरत थी। ये लोग आए कहाँ से थे? क्या शहरों में पहले से इतने मजदूर उपलब्ध थे? ज्यादातर ये वो लोग थे जो रूरल एरिया से डिस्प्लेस हुए थे। अच्छा। या तो वो किसान थे जिनकी जमीनें चली गईं, पॉपराइज्ड पेजेंट्स, शायद कर्ज के बोझ तले, या अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के कारण। अच्छा। या फिर वो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स थे जिनके पारंपरिक काम धंधे मॉडर्न फैक्ट्री प्रोडक्शन के आने से चौपट हो गए, जैसे हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर। हाँ। क्योंकि मैनचेस्टर से आया सस्ता फैक्ट्री मेड कपड़ा उनके हाथ से बने कपड़े को कम्पीट नहीं कर पा रहा था। इन लोगों के पास शहरों में आकर फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ये एक तरह का मतलब सर्वाइवल माइग्रेशन था। सर्वाइवल माइग्रेशन। और आज़ादी के बाद जब भारत ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज किया
और खासकर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, तो इस वर्किंग क्लास की संख्या और डाइवर्सिटी तो और भी बड़ी होगी। नई फैक्ट्रियां लगीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़े, सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। काम ढूंढना पड़ता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, मंडियों में पल्लेदारी करने वाले। हाँ, जो लेबर चौक पे खड़े रहते हैं सुबह। हाँ, वही। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फैक्ट्री मजदूर, जो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वाले वो जिनकी जॉब सिक्योरिटी बेनिफिट्स बेहतर है, जैसे बड़ी कंपनियों के परमानेंट वर्कर, और अनऑर्गेनाइज्ड वाले वो जिनकी हालत ज़्यादा खराब है। डोमेस्टिक हेल्प, घरों में काम करने वाले सहायक, बाई, ड्राइवर, कुक, जिनकी संख्या बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है और ये अक्सर महिलाएं होती हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट है। और वेज लेबर की दूसरी कैटेगरीज जैसे रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, और अब बहुत बड़ी संख्या में गिग इकोनॉमी वर्कर्स जैसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, कैब ड्राइवर्स, ये सब शामिल है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के मजदूर आते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा बहुत बहुत बड़ा है, शायद 90% से भी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये क्लास सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी हैं। इनके बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, खासकर जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जैसे नोटबंदी या कोविड-19 का लॉकडाउन, तब इनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, ये इन सभी वर्गों में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली और सोशली इनसिक्योर और वल्नरेबल है। इनके पास अक्सर कोई खास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज नहीं होती, मतलब ये आसानी से संगठित नहीं हो पाते, अपनी यूनियंस नहीं बना पाते, खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इसलिए इनकी बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉयर्स के सामने बहुत कम होती है और इनकी जॉब सिक्योरिटी या इनकम सिक्योरिटी भी लगभग ना के बराबर होती है। आज काम मिला, कल मिलेगा या नहीं? हाँ, पता नहीं। कंस्ट्रक्शन मजदूरों को देखिए, आज इस साइट पर काम है, कल कहीं और जाना पड़ेगा, या शायद कई दिन काम ही न मिले। आजकल जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स या ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स हैं, उनकी स्थिति देखिए, वो गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, टेक्निकली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन असल में प्लेटफॉर्म कंपनीज पर डिपेंडेंट हैं। हाँ, वो पार्टनर्स कहते हैं खुद को, पर एग्जैक्टली। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पीएफ, ईएसआई, पेड लीव नहीं, लंबे वर्किंग आवर्स और इनकम भी अनसर्टन। डोमेस्टिक हेल्प की भी अपनी परेशानियां हैं, कम वेतन, अक्सर तय घंटों से ज्यादा काम, छुट्टी न मिलना और कई बार वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट की कमी या एक्सप्लॉयटेशन भी। ये वो वर्ग है जो इकोनॉमिक शॉक्स का, इन्फ्लेशन का या पॉलिसी चेंजेस का सबसे पहला और सबसे बुरा शिकार होता है। तो ये है भारत के शहरी वर्ग संरचना, अर्बन क्लास स्ट्रक्चर का एक मोटा मोटा खाका। काफी लेयर्स हैं इसमें, और जैसा हमने देखा, ये स्टैटिक नहीं है, लगातार बदल रहा है। ब्रिटिश राज से लेकर आज के डिजिटल एज और गिग इकोनॉमी तक बहुत कुछ बदला है। हाँ, बिल्कुल। कैपिटलिस्ट क्लास का चेहरा बदल गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर मिडिल क्लास की नई एस्पिरेशंस का केंद्र बन गया है, प्रोफेशनल क्लास का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, पेटी ट्रेडर्स शहरों की लाइफ ब्लड बने हुए हैं, और वर्किंग क्लास की संख्या और डाइवर्सिटी दोनों बढ़ी हैं, साथ ही उनकी चैलेंजेस भी कॉम्प्लेक्स हुई हैं। हाँ, और हर वर्ग की अपनी कहानी है, अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी एस्पिरेशंस हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक कैटेगरीज नहीं हैं, बल्कि इनका सोशल और कल्चरल डायमेंशन भी बहुत गहरा है। आप किस क्लास से आते हैं, ये आपके लाइफ चांसेस को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके सोशल नेटवर्क्स को, आपकी एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को, यहाँ तक कि आपके पॉलिटिकल चॉइसेस और वर्ल्ड व्यू को भी काफ़ी हद तक शेप करता है। और ये क्लासेस आइसोलेटेड नहीं है, ये आपस में रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। कैपिटलिस्ट को वर्कर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, सही। वर्कर को रोजगार चाहिए सर्वाइवल के लिए। प्रोफेशनल क्लास अक्सर इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, जैसे मैनेजर्स, लॉयर्स और ट्रेडर सबकी जरूरत का सामान मुहैया कराता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक वेब है जो भारतीय शहरों की रियलिटी को बनाता है। वाकई ये एक जटिल ताना बाना है, और सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी चीजें इस शहरी वर्ग संरचना को कैसे और बदलेंगी, कौन सी जॉब्स जाएंगी, कौन सी नई पैदा होंगी, और इन बदलावों का असर इन अलग-अलग क्लासेस पर कैसे पड़ेगा, ये शायद अगली बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि भारत में अर्बन क्लास स्ट्रक्चर पर हमारी आज की ये चर्चा श्रोताओं को उपयोगी लगी होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहन चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।